हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट, यूपीटेट और रीट के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे और उसके आंसर्स को बोलते हुए चले जाएंगे। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे क्योंकि ये जो चीजें हैं क्वेश्चन में वो बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो आज आपको इसका खाली आंसर देना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले एक बार इसको देख लें, शुरू में क्या है इसका हेडिंग को देख के। MCQs practice for CTET, UPTET and REET. Okay. Which of the following is correct in the context of socialization of teacher? Socialization of children. बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्कूल इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। स्कूल एक प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट है और साथ ही माध्यमिक सामाजिकरण एजेंट है। पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, फैमिली सेकेंडरी। तो सहकर्मी प्राथमिक है और परिवार माध्यमिक है, मतलब सेकेंडरी है। Family and mass media both are secondary socialization agent and परिवार और mass media दोनों ही द्वितीयक सामाजिकरण एजेंट हैं। School is the secondary socialization agent and family is the primary social agent. स्कूल एक माध्यमिक सामाजिकरण एजेंट है और परिवार एक प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट है। अब आपको इसमें से बताना है कि सही क्या होगा। तो सही इसका आंसर है कि स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है और फैमिली प्राइमरी, क्योंकि पहला सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है घर से, ठीक है। तो उसके बाद वो स्कूल जाता है। तो सबसे पहले परिवार, फिर स्कूल, फिर समकक्ष, तब जनसंचार माध्यम। तो प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है व्यक्ति का, वो कहाँ होता है? परिवार में होता है। शैशवावस्था और बचपन में होता है जब वो अपने माता पिता घर के लोगों के साथ मिलता है, माँ से सबसे पहले जुड़ता है, उसके बाद उसका जुड़ाव घर के अन्य लोगों के साथ होता है। तो शैशवावस्था और बचपन में, तो जहाँ प्रारंभिक बचपन के वर्षों में बच्चा परिवार के माध्यम से सामाजिक होता है। तो यहाँ प्राथमिक सामाजिकरण का क्या है? प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन है? परिवार। जैसे एक परिवार में एक बहुत छोटा बच्चा अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी रखता है, लेकिन बच्चे को कहाँ से पता चलता है? तो बच्चे को अपने परिवार से पता चलता है कि कहाँ क्या स्वीकार किया जाता है किसी समाज में, क्या नहीं। और माध्यमिक सामाजिकरण कब होता है? जब शिशु बचपन के चरण में जाता है और उसके बाद वो स्कूल और सहकर्मियों जैसे दोस्तों और स्कूल जाता है, दोस्तों से मिलता है, तब उसके माध्यम से उसका दूसरा चरण शुरू होता है। इस चरण में परिवार से ज्यादा सामाजिकरण के कुछ एजेंट जो होते हैं, जो जैसे स्कूल, साथियों का समूह, ये सब बच्चे की सामाजिकरण को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्कूल बच्चों को सामाजिक एकता और एकता के महत्व को सीखने में, बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिका के बारे में विकसित विचार या अनौपचारिक संकेत को विकसित करने में मदद करता है। इसलिए इसका आंसर होगा 4। तो हम लोग इसको 4 को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the pre-primary stage, reading aloud while writing is given importance. This is based on which theory of learning? पूर्व प्राथमिक स्तर पर जोर से पढ़ना और पर महत्व दिया जाता है। लिखते समय जोर से पढ़ने पर महत्व दिया जाता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रायल एंड एरर नहीं, ये कंडीशनिंग के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके लिखते समय जोर से पढ़ने से आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब आप उसी तरह से सीख जाते हैं। लिखते समय पढ़ने से आपको धीरे धीरे जब भी आप लिखेंगे तो पढ़ने की आदत हो जाती है। तो ये सीखने का कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है।
कंडीशनिंग का सिद्धांत हम लोग लर्निंग में कहाँ पर देखे हैं? पावलोव के सिद्धांत में देखे हैं कि डॉग को क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है खाना देने के पहले और उससे उसका सैलिवेट होता है, लार बनने की प्रक्रिया हो जाती है। तो उसके बाद बहुत समय बाद खाना जब नहीं भी दिया जाता है तो घंटी बजाने से उसके सैलिवेशन होने लगता है, लार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी तरह पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी स्टेज में जब लिखते समय जोर से पढ़ने की आदत डाल दी जाती है ना, तो बच्चों को बड़े होने के बाद जब भी वो लिखते हैं तो उन्हें पढ़ने की आदत अपने आप हो जाती है, तो जिससे कि उनका लिखना पढ़ना साथ साथ होता है और लर्निंग स्ट्रांग होती है। Which is different from one other three with respect to fine motor movement. फाइन मोटर मूवमेंट क्या होता है? मतलब सूक्ष्म गति क्रिया। उसमें क्या होता है कि डॉट को ज्वाइन कर रहे हैं या डिक्टेशन दिया जा रहा है। डॉट ज्वाइन करना मतलब बहुत सारे डॉट बने हुए हैं, उसको आप ज्वाइन करना लाइन से। इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे ऐसे डॉट बना दिया गया, कलर बदलती हूँ, ये सब डॉट है। अब इन डॉट को ज्वाइन करना। ये डॉट को हटा देते हैं, पहले इसको ज्वाइन करना है यहाँ से यहाँ, फिर इसको। तो ये सब जो है डिक्टेशन, हैंड राइटिंग, तो इसमें ये जो भी डॉट ज्वाइनिंग है, देखिए अब ये फाइन मोटर है कि हाथ पर आपकी उंगलियों पर बहुत अच्छा कमांड होगा तभी डॉट ज्वाइनिंग आसानी से होगा। अभी मेरा पेन भाग रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे डॉट ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इस तरह से डॉट यहाँ पर भी एक हो। तो ये फिर डिक्टेशन, जब आपको कुछ बोला जाता है, श्रुति लेख जिसको कहते हैं, सुन के लिखना। फिर हैंड राइटिंग, लिखने का कौशल जो होता है। ये सारी चीजें फाइन मोटर मूवमेंट है, जहां पर आपके उंगलियों पर आपका कमांड होता है, क्योंकि उंगलियों के मसल्स छोटे होते हैं और इनको कमांड करके इनसे। लेकिन फल और सब्जी को आप जब अलग अलग करते हैं एक टोकरी में से, तो ये फाइन मोटर मूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं आता है, वो ऊपर के तीनों से अलग है। मतलब ऊपर के तीनों से अलग है, डॉट ज्वाइनिंग, डिक्टेशन और हैंड राइटिंग से अलग है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमिल, एमिल किसका था? एम कैरेक्टर, रूसो ने एमिल लिखा था बुक। तो एमिल, द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक ए, सबसे अच्छा कार्य क्या है एमिल के अनुसार? शिक्षा का सबसे अच्छा काम क्या है? एक अच्छा नागरिक बनाना, एक गुड सिटीजन बनाना। एमिल, ये किसका, एमिल बुक किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। रूसो का लिखा हुआ बुक जिसमें उन्होंने बोला था कि नोबेलिस्ट वर्क जो है इन एजुकेशन इज टू मेक ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनाना ही सबसे अच्छा काम है। ठीक है, इसका आंसर होगा मेकिंग ए गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनाना। अच्छा चल नहीं रहा, लेट मी डू इट अगेन। इसका ऑप्शन है सी, ये। ठीक है, आंसर मैं यहां लिख दे रही हूँ, सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
थिंकर एंटरप्रेन्योर या रीजनिंग मैन बनाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाना है, कार्यशील व्यक्ति और ये नहीं। एमिल में उन्होंने नेचुरलिस्ट थे और प्रकृति के ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहते थे। रूसो, और उनका मानना था कि ईश्वर के यहाँ से मनुष्य बहुत अच्छा आता है, यहाँ पर उसे वो फ्री आता है, यहाँ पर आने के बाद उसे हर जगह बंधनों में रखा जाता है। और उन्होंने कहा था कि उसका मस्तिष्क एक टेबुलर रासा होता है, खाली स्लेट होता है, इसलिए उसमें जो भी हम भरते हैं उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, इसलिए उसे एक अच्छा नागरिक बनाने पर उन्होंने जोर दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ ए टेस्ट। एक परीक्षण का खाका तैयार करते समय निम्नलिखित में से किसी एक को ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए, जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं किसी भी टेस्ट का ब्लूप्रिंट, तो उसमें क्या क्या चीज हम ध्यान देते हैं और क्या क्या चीज नहीं ध्यान देते हैं। तो इसमें है टॉपिक ध्यान दिया जाता है, टॉपिक के आधार पर ही क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, ब्लूप्रिंट का बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेस्ट के लिए किस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। मतलब अगर कोई टीचर ब्लूप्रिंट बना रहा है तो ब्लूप्रिंट में वो डिसाइड करता है कि कितना वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देगा, कितना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देगा, कितना ऐसे टाइप क्वेश्चन देगा, कितना एमसीक्यूज देगा। ये सारी चीजें जो टीचर डिसाइड करते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, किस यूनिट से होंगे, किस किस ऑब्जेक्टिव को वो कवर करेगा। तो इसमें क्या क्या चीज ले गया, टॉपिक आ गया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आ गया, फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर, फॉर्म होगा। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मतलब किस तरह के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या एमसीक्यूज। तो ये फॉर्म्स हुआ, फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ये तीनों चीज ध्यान में रखता है ब्लूप्रिंट बनाने में। इसलिए क्या नहीं ध्यान रखता, शिक्षण समय, टीचिंग टाइम इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज किया जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन देना है, किस ऑब्जेक्टिव को नॉलेज से देना है, कि अंडरस्टैंडिंग से देना है, कि स्किल से देना है, कि एप्लीकेशन से देना है। ये सारे उद्देश्य होते हैं ना सिखाने के समय, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और दक्षता, स्किल वाला, ये सारे उद्देश्य, निर्देशात्मक जो भी उद्देश्य होते हैं उसके आधार पर फिर क्वेश्चन किस तरह का फॉर्म्स होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू। लेकिन टीचिंग टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। The field of study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving, decision making is called। याद रखना, समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित जो अध्ययन का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र या शिक्षा या एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये क्या है कि याद रखना, समस्या को समाधान करने आना या निर्णय लेना, ये सारा चीज जो है ना ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे लोग इसको करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ज्ञान के विकास के साथ साथ ये सारी क्षमताओं में वृद्धि होती है, तो इसीलिए इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं।
अगला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये नंबरिंग का थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या बिहेवियर का विज्ञान है। तो हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसे हम साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं। इसलिए इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग द मोर ऑफन a particular ability is used, it becomes क्या होगा, जितना ज्यादा किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। किसी चीज का आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि वो चीज आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप विशेष क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना ज्यादा मैथ्स का आपको नॉलेज है उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपका जो मैथ्स है का ज्ञान और मजबूत होता चला जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, बच्चों में अमूर्त तर्क और कौशल कब विकसित होता है। तो पियाजे का कहना है कि ये कब विकसित होता है, तो ये होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। औपचारिक परिचालन चरण में होता है, क्योंकि उस समय बच्चे का मानसिक क्षमता अधिकतम स्तर तक विकसित होती है और मेटाकॉग्निशन और समस्या सुलझाने की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। बच्चे काल्पनिक चीजों को और निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव तर्क करने में कि जनरल से पर्टिकुलर में आने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब अगर कोई लॉ बता दिया गया, डिडक्टिव का मतलब यही होता है निगमनात्मक का, कोई एक जनरल लॉ बता दिया गया तो उसको एक एक केस पे वो लागू कर सकते हैं। जैसे ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये बता दिया गया तो उसके बाद वो एक एक प्लैनेट, अर्थ इज अ प्लैनेट इट मूव्स अराउंड द सन, जुपिटर इज अ प्लैनेट इट मूव्स अराउंड द सन, इस तरह का जो हम निष्कर्ष निकालते हैं ये निगमनात्मक करता है होते हैं, जिसमें कि जनरल से पर्टिकुलर पर हम जाते हैं, जहां पर पहले रूल बताया जाता है फिर उसको एग्जाम्पल पे लागू करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि अमूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझता है, इसलिए औपचारिक परिचालन चरण या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल बच्चे का विकसित होता है। लेकिन संज्ञात्मक विकास का और सब चरण क्या है, सेंसरी मोटर है 0 से 2 वर्ष, जिसमें क्या होता है कि वस्तु के साथ साथ बच्चा क्या करता है, शारीरिक बातचीत के साथ साथ अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके दुनिया को समझता है। तो इसमें वस्तु का स्थायित्व का विकास होता है कि कोई वस्तु रहती है आंख से ओझल होने के बाद भी। फिर 2 से 7 में क्या होता है कि बच्चे की स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना को विकसित करता है और जैसे वो प्रतीकात्मक रूप से चीज को समझने लगते हैं, जैसे घर घर खेलने लगते हैं। और इस तरह का यहाँ पर बच्चे की सोच जो होती है वो अहंकारी होती है, दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते, बच्चे सिर्फ अपना सोचते हैं। और 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे का जो है वो स्वयं के विचार और दूसरे के विचार में अंतर कर सकते हैं और उसके बाद उनकी संख्या या उनके द्रव्यमान या के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसे कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आज बस 11 क्वेश्चन ही लाई हूँ आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रेंड अलग है, दिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन करीब करीब दोहराया ही हुआ है। द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मुख्य रूप से शिक्षक बच्चों के विद्यार्थियों का समूह व्यवहार कैसे अध्ययन करता है? तो समूह व्यवहार को तो देख कर ही अध्ययन कर सकता है। इंटरव्यू लेकर तो समूह व्यवहार का अध्ययन नहीं हो सकता है, ना तो एक्सपेरिमेंट करके हो सकता है, ना कि केस हिस्ट्री तो पर्टिकुलर होता है, ग्रुप का तो होता नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा जब भी होगा तो ग्रुप बिहेवियर कैसे अध्ययन कर सकता है टीचर? तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, निरीक्षण करके। ठीक है, विद्यार्थियों का समूह व्यवहार का अध्ययन अवलोकन के द्वारा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following is not an element of positive learning environment? इसमें से कौन सा सकारात्मक अधिगम वातावरण नहीं है? मतलब जो कौन सी ऐसी स्थिति है जो कि अधिगम को, लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करती, मतलब बढ़ाती नहीं है, लर्निंग को बढ़ाने में मदद नहीं करती है, कौन सी है स्थिति? मोटिवेटिंग द लर्नर, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रोल बाय फोर्स, प्लानिंग एक्टिविटीज। इन चारों में से एक ऐसी चीज है जो कि सकारात्मक अधिगम का वातावरण का तत्व नहीं है, या सकारात्मक वातावरण क्रिएट नहीं करती है लर्निंग के लिए। तो उसमें है हिंदी में, शिक्षार्थी को प्रेरित करना, रुचि का निर्माण, बल द्वारा नियंत्रण, योजना, गतिविधियां। तो इसमें क्या है कि ये लर्निंग का एनवायरनमेंट कंट्रोल बाय फोर्स से नहीं तैयार होता है। बल के द्वारा नियंत्रण करके आप किसी को कोई चीज नहीं सिखा सकते हैं। उनको प्रेरित करके सिखा सकते हैं, उनकी रुचि का निर्माण करके सिखा सकते हैं, और योजना की गतिविधि या प्लानिंग करके सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, ये 11 क्वेश्चन हो गए आपके आज के, प्रैक्टिस हो गए आज के लिए। तो इसी तरह से हम सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू।